यहाँ पे बात करते हैं कि भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है ना। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि भाई ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई केमिकल कंबाइन करेगा, रिएक्शंस करेगा, तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये तो पता है कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, यानी एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे, कंबाइन करेंगे और कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कैसे रिएक्शंस करते हैं और उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। मतलब वो जो रिएक्शंस हैं उसको देख करके एनालिसिस किए हैं कि कितने टाइप के लॉ हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो वही कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन लॉ। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस लॉज आर कॉल्ड द केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्लियर है, बात आ रहा है इसमें। अच्छा, अब दीज आर, अब ये कई टाइप्स के होंगे। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट लॉ अगर बात करें तो लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो जो इसमें हम लॉ पढ़ने वाले हैं तो हम लोग पढ़ेंगे टोटल 5 लॉ, जिसमें ये फर्स्ट लॉ है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है भाई, तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर जितना हम रिएक्टेंट लेंगे, है ना, जैसे हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, ए ले लिया, है ना, और ये बी ले लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो अगर कह रहा है ये 2 ग्राम आप ले रहे हो और ये भी 2 ग्राम ले रहे हो, ठीक है, तो ये आपस में मिल करके क्या होंगे, आपका ये 4 ग्राम क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मेशन करेंगे। बात आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी मास जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात है इसमें, यानी जितने अमाउंट में आप रिएक्टेंट यानी रिएक्ट कराओगे उतना ही प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोइन लेवॉइजर। ठीक है, तो एंटोइन लेवॉइजर ने क्या किया था, इसको दिया था, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, एंटोइन लेवॉइजर को क्या बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जो था ये जो लॉ है वो 1789 में दिया था। अब इस अकॉर्डिंग टू इस दिस लॉ अगर बात करें तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल, यानी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, द टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है, क्या बोलोगे, इस कह सकते हैं ड्यूरिंग कह सकते हैं एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये हो सकता है, या दूसरा डिफिनेशन अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, हाँ जी, निर्मा चौरसिया, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया। चलिए, अब कह रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं भाई, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, अब कह रहा है कि अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ए है और प्लस बी है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी प्लस डी का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। सी प्लस डी का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट्स बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन अगर बात करें, ठीक है, तो इस केस में अगर देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम बात करें तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी ए प्लस बी का जो मास होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा। मास ऑफ द क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है, हाँ जी, वंदना यादव, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक हो आप लोग, चलिए, ये क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कह रहा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू।
तो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट अगर हमारे पास है AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, कह रहा है विल रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, तो ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड से रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है। कितना है, तो कह रही है 5.85 ग्राम है, क्लियर है। अच्छा, अब कह रहा है ये फार्म कर रहा है, यानी जब रिएक्ट कर रहा है तो फार्म हो रहा है, यानी टू प्रोड्यूस, यानी कह सकता है सिल्वर क्लोराइड कितना फार्म कर रहा है, तो कह रहा है कि 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म। एंड उसके बाद कह रहा है सिल्वर सोडियम नाइट्रेट जो है, यानी कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, क्लियर है। तो सोडियम नाइट्रेट कितना फार्म कर रहा है, कह रहा है 8.5 ग्राम, ठीक है, 8.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, क्लियर है, बात आ रहा है इसमें। यानी ये क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है, कह रहा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कितने मास में क्या करेगा, यानी कितना ये हम ले लेंगे कि ये जो है सिल्वर क्लोराइड के वेट 5.8 ग्राम से रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड 14.35 ग्राम एंड सिल्वर सोडियम नाइट्रेट कितना 8.5 ग्राम क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो क्या बोलोगे, तो यहां पर अगर देखेंगे तो क्या बताया गया है भाई, लेट, यहां लिख लेंगे लेट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 Bx है ना, ये क्या है x है, क्लियर है, ये हम कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास अगर देखें, कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का जो मास है वो क्या है आपका, ये तो हमने x कंसीडर कर लिया, और यहाँ प्लस NaCl का मास होगा, तो यहाँ पर 5.85 हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे, ये एरो को हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना है आपका 14.35 है, और प्लस जो है सिल्वर नाइट्रेट कितना है 8.5 है। ये बात क्लियर हो रही है, बोलो आया बस में। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर देखें तो ये इसको उस साइड में लेके चले जाओ, तो यहाँ पर x इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 14.35 और प्लस 8.5 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 पॉइंट हो जाएगा 85, ठीक है। अब इसको माइनस ऐड कर लो पहले, उसके बाद माइनस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 538 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5.85। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 अगर माइनस हो रहा है तो 17 ग्राम, कितना ग्राम आ जाएगा 17 ग्राम, बोलो इतना आ रहा है सबका, बोलो कितना ग्राम आ रहा है 17 ग्राम, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 14.35 प्लस 8.5, ठीक है, माइनस 5.85, तो हो गया 17 ग्राम। कितना ग्राम आ गया, यानी 17 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, ये फार्म होगा, कितना ग्राम हो जाएगा 17 ग्राम। बात क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, बात है इसमें, बोलो क्लियर है। ये क्वेश्चंस आपका हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट जो है आपका दूसरा लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट कंपोजिशन भी या डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बात आ रहा है इसमें, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलो या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, हाँ ठीक है निर्मा, वेरी गुड। तो लॉ ऑफ इसे वो क्या बोल सकते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन, आर करके लिख सकते हो, डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये बोलता है कि कोई भी अगर कंपाउंड, जैसे कह रहा है कि हमारे पास अगर वाटर
कह रहा है हमारे पास क्या है, वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखेंगे तो कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, है कि नहीं है। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में अगर देखोगे तो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 होता है कि नहीं। अच्छा, तो इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 है। अब ये 2 है तो 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक सिंपल रेशियो में कट करें तो हम 4 3 जा 12 कर सकते हैं और 4 8 जा 32, बात है इसमें। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 है। बात क्लियर है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें जो एलिमेंट है, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो एक फिक्स रेशियो में यानी 3:8 रेशियो में क्या है, वो कंबाइन है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो तभी फॉर्म हो सकता है जब कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, 3:8 आए, यानी फिक्स आए। क्लियर है। इसी टाइप से अगर आप वाटर ले लोगे एग्जांपल, तो वाटर में क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका, 1 होता है, तो 2 है तो टोटल 2 हो जाएगा। यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, ये इसका मास कितना होता है, 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं इनका सिंपल रेशियो अगर देखोगे तो 1:2 कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है, नहीं है। तो अगर वाटर में अगर देखोगे तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो फिक्स है, 1:9 है। तो वही कह रहा है, इस लॉ क्या बोलता है, यानी दिस लॉ वाज गिवन बाय जेएल प्राउड्स इन 1799। तो 1799 में थ्योरी आई थी, ठीक है। आज दीपांजलि निगम, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया हो। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या बोलता है, अ केमिकल कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय फिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब रेशियो, फिक्स्ड रेशियो बाय द मास। या ऐसे बोल सकते हैं, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय द मास। यानी कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। बात है इसमें। फॉर एग्जांपल, इन कार्बन डाइऑक्साइड द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8, बट इन केस ऑफ अगर बात करें हम वाटर में, तो द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:9। ये बात क्लियर है, बात है इसमें। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, लिमिटेशन भी ध्यान में रखें, क्योंकि अगर नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी कभी लिमिटेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। किससे, लिमिटेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या था, कह रहा है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आइसोटॉप्स कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कोई ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें आइसोटॉप्स, तो अगर कोई ऐसा कह सकते हैं कंपाउंड है जिसमें आइसोटॉप्स से बने हैं, तो वो ये फेल कर देगा, यानी ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे हमने बात किया था कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना, यानी आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, और कितना होता है भाई, 13 होता है, और कितना होता है, 14 होता है कि नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन 12 है, जिसमें कार्बन क्या है, 12 है, और एक ऐसा कंपाउंड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म हुआ है लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है, 13 है, यानी इसमें जो कार्बन है वो 12 वाला है और इसमें जो कार्बन है वो 13 वाला है। तो क्या करोगे, तो इसका मास रेशियो निकालो। तो मास रेशियो क्या बोल रहा है कि भाई ये तो आपका 12 है, यानी C12 मतलब एटॉमिक मास 12 है, तो 12 हम ग्राम इसको कंसीडर करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो भैया 16 होता है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16 है, तो 2 है तो 32, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32। क्लियर है। तो इसका अगर रेशियो आप करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 3:8 है। अच्छा, इसमें अगर बात करोगे तो आपका ये 13 है और ये कितना है भैया, ये ऑक्सीजन आपका 32 होगा, है कि नहीं है। यानी इसका एटॉमिक मास कितना हमने कंसीडर किया, वो 13 वाला, यानी
कार्बन 13 लिया गया है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन का रेशियो एंड ऑक्सीजन का रेशियो 13:32 है। बात है इसमें। तो इसका मतलब क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो दोनों में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी 3:8 अगर इसमें है तो उतना इसमें भी होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो आइसोटॉप्स के केस में जो होता है, यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मतलब बोल गया फिक्स, और प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, यानी मास जो होना चाहिए एलिमेंट्स का वो एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए, जो कि यहाँ अलग है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब वही कह सकते हैं, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड्स इन व्हिच आइसोटॉप इज प्रेजेंट। तो जिसमें आइसोटॉप्स क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा। इसी टाइप से कह सकते हैं दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में क्या होता है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, तो आइसोमर्स में क्या होता है, अब हम 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब ऑर्गेनिक चालू करेंगे तो हम लोग समझेंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो होना चाहिए सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइसोमर है ना, बट क्या डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है। बात है इसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि जैसे हमारे पास अगर देखें इसमें कि हमारे पास क्या है, जैसे CH3 है और CH2 है और क्या है, OH है। क्लियर है। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं कहूं कि हमारे पास CH3 है, O है और CH3 ऐसा है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो C2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3, 2, 5 और 1 6 है, तो C2H6 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे तो कार्बन भी इसमें कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 6 हो गया, और ऑक्सीजन है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ रहा है कि नहीं, C2H6 वो और C2H6 वो, ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये कंपाउंड तो भैया ये इथेनॉल है, ये क्या है, इथेनॉल है कि नहीं है, और ये क्या है, ईथर है ना, डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं इसे, डाई मिथाइल ईथर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो इसमें भी होगा, तो कंपाउंड तो अलग अलग है। और उसमें क्या कर रहा है, अगर कंपाउंड एक ही है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये कंपाउंड अलग अलग है फिर भी फिक्स रेशियो में है, तो भाई गड़बड़ कर दिए ना, कंपाउंड एक ही होना चाहिए था और उसमें एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कह रहा है इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर, तो इन दोनों में क्या है, अलग अलग कंपाउंड है, फिर भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो एक ही जैसा है, सेम है। इसका मतलब ये आइसोमर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और अक्सर जो है क्वेश्चन जो है जब आता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन से या मल्टीपल प्रोपोर्शन से, तो बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हम न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल जो है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल है, ये क्या कह रहा है, अब देखो कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्या है भाई, कॉपर ऑक्साइड है, चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब देखो, अब यहाँ पर अगर देखें जो हमने यहाँ पे बात किया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, भाई वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो था, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 ही होगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी बनाया होगा, उसके सोर्स पर डिपेंड
नहीं करेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। या कार्बन डाइऑक्साइड कोई व्हीकल है वो चल रहा है, वैन चल रहा है, तो उससे जो है कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो उसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। या प्लांट से जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी 3:8 होगा। यानी कहीं से भी, यानी सोर्स कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना या कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर वही क्वेश्चन लेके आया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कह रहा कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी 3 टाइप से हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप थोड़ा सा सुनेंगे, एक बार समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, एकदम इजी होता है। देखो कह रहा है फर्स्ट मेथड से, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखें तो कह रहा है इन केस ऑफ 1.75 ग्राम ऑफ मेटल वर डिजॉल्व इन नाइट्रिक ऑक्साइड। कह रहा है जो मेटल है, यानी हम बात करें एक्सपेरिमेंट, अब ऐसे जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखते चले जाएंगे। एक्सपेरिमेंट अगर देखें फ्रॉम फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखें तो कह रहा है मेटल जो है वो कितना ग्राम है, तो मास ऑफ मेटल जो है, ऐसे नोट करिए, मास ऑफ जो मेटल है वो कितना है भाई, तो मास ऑफ मेटल है वो आपका 1.75 ग्राम है। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है भाई इसको हमने नाइट्रिक एसिड में रिएक्शंस कराया, फिर एंड इग्नाइटिंग देयर रेसिडुअल, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट यील्ड 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कह रहा है कि इसका भाई हमने एक रिएक्शंस कराया, वो कौन सा मेथड किया, यूज किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फॉर्म क्या हुआ वो देखना है। तो कह रहा है हमने उसके रेसिड्यू को हमने क्या किया, जलाया, जलाने के बाद हमें जो मिला वो कॉपर ऑक्साइड मिला। क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर जो ऑक्साइड है वो कितना है भाई, तो कहोगे कि सर ये तो 2.19 ग्राम हमें मिल रहा है। यानी हम ये कहें कि जब हमने मेटल को हमने रिएक्शन कराया तो हमारा मेटल जो था वो 1.75 ग्राम हुआ, लेकिन रिएक्शंस कराने के बाद जो हमें मेटल कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है, क्या मिला हमें, कॉपर ऑक्साइड मिला, वो कितना मिल गया, 2.19 ग्राम मिल गया। इसका मतलब कि इसमें कॉपर जो है यानी मेटल जो है वो 1.75 ग्राम है, और जो बढ़ा वो किसका मास होगा, वो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या है भैया, कॉपर एंड ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब जो वेट आएगा वो कॉपर प्लस ऑक्सीजन का दोनों होगा। तो कॉपर कितना है, 1.75 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो माइनस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये चेक करना होगा कि मास कितना है कंपोनेंट का या एलिमेंट का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई टोटल 2.19 ग्राम है, जिसमें कॉपर भी है और क्या है, यानी कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है। उसमें से हम कॉपर को माइनस कर देंगे, तो 1.75 को क्या कर दो, माइनस 1.75 को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करके कितना आता है, तो 2 पॉइंट जो है आपका 19 है, माइनस जो है आपका 1.75 है। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो 0 पॉइंट जो है वो 4 ग्राम है। कितना ग्राम है, ठीक है, 0 पॉइंट क्या है, 4 ग्राम है। क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें क्या चाहिए भैया, हमको चाहिए सिंपल रेशियो। क्या चाहिए, सिंपल रेशियो। बात क्लियर है, क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे ये समझ में आता है, ठीक है, क्या लिखोगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2.1 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट, यानी या कह सकते हैं बिकॉज, ठीक है, यानी अब टोटल कितना है 2.19 ग्राम, यानी 2.19 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड लिख लो, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है,
कंटेंड मेटल, तो मेटल कितना है, तो कहोगे कि सर मेटल जो है वो आपका 1.75 ग्राम है। कितना ग्राम है, मेटल जो है 1.75 ग्राम है, ठीक है। तो देयरफॉर कह सकते हो कि 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, यानी 100 ग्राम का निकालो, तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कंटेंड मेटल, तो क्या हो जाएगा मेटल। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अब इसको उस तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा आपका 1.75। अब देखो ये वो 2.1 ग्राम का था, तो इसको क्या करोगे उस साइड में ले जाओगे तो 1 ग्राम का हो जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना, सॉरी 2 पॉइंट कितना था, तो 2 पॉइंट जो है आपका 19 है, कितना है 2.19 है। अच्छा अब 100 से यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बात आ रहा इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और बैलेंस करें तो 175 अपान कितना हो जाएगा 00 डिवाइड बाई 290। अब इसी को डिवाइड कर लेते हैं, तो 17500, ठीक है, डिवाइड बाई 219, तो अगर इसको आप कर रहे हो तो आपका आ जाएगा यानी 79.90% है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में जो मेटल है यानी कॉपर है वो कितना आ गया 79.9% है। क्लियर है, तो ठीक है। देयरफॉर अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड, वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितना था 100 ग्राम हमने निकाला, तो 100 में आपका 79 पॉइंट कितना 90 ग्राम क्या हो गया आपका, कह सकते हैं कि आपका मेटल हो गया, यानी कॉपर हो गया। तो ऑक्सीजन कितना बचेगा, तो 100 माइनस कर सकते हो 79.9, तो कितना आ जाएगा 20.1, यानी 20.1% क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा अब ये एक तो निकल गया। इसी टाइप से जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें मेटल एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आना चाहिए वो इतना ही आना चाहिए, इतना परसेंट मेटल होना चाहिए, इतना परसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है भाई, इसी में दूसरा वाला, ठीक है। तो कह रहा है इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो मिक्सअप हो गया। ये बात क्लियर है, चलो कहाँ चला गया। चलिए तो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। तो इन सेकेंड केस, चलो लिखना पड़ेगा, इन सेकेंड केस कह रहा है 1.15 ग्राम ऑफ मेटल डिजॉल्व इन, तो मेटल कितना है 1.14 ग्राम है, डिजॉल्व इन ए नाइट्रिक एसिड एंड वर प्रिसिपिटेटेड एज कॉपर हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग caustic alkali solution. The precipitated copper hydroxide after washing, drying and heating yield 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने 1.14 ग्राम हमने क्या ले लिया, मेटल यानी कॉपर लिया, फिर उसका हमने रिएक्शंस कराए इस मेथड से, ठीक है। उसके बाद हमें कॉपर कितना मिल गया 1.13 ग्राम मिल गया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेकेंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है आपका सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ मेटल देखेंगे, तो मास ऑफ जो मेटल है
ठीक है, और उसके बाद मास ऑफ जो है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है ना, यही हमें देखना है वो कितना है। तो मास ऑफ जो मेटल था वो कितना था भाई, तो मास ऑफ मेटल 1.14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.14, ठीक है, और ये था 1.143, एक बार फिर से चेक कर लीजिए 1.14 ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सेकंड एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो मेटल हमने क्या किया, आपका 1.14 ग्राम लिया, फिर उसका हमने बहुत से मेथड से रिएक्शंस कराया जिससे हमें कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिला 1.143 ग्राम। अब इसका भी सेम टू सेम कर लो। अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, तो मास ऑफ कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आप निकालना चाहते हैं कैसे निकालोगे, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या है, मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में से यानी 1.43 में से, ठीक है, हम क्या कर दें मेटल को माइनस कर दें तो ऑक्सीजन बच जाएगा, तो 143 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 1.43 माइनस 1.14 तो कितना आ जाएगा 0.29 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.29 ग्राम आ जाएगा। बात है इसमें, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है तो 0.29 ग्राम। बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। अच्छा अब इस केस में अगर देखेंगे तो यहां पर कह सकते हैं बिकॉज, ठीक है, यानी यहां पर 1.43 ग्राम है, तो 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेंड मेटल कितना है, मेटल इक्वल टू अगर देखें तो 1.14 ग्राम है कि नहीं है, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कंटेंड मेटल वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको उस साइड में लेके जाओ, तो यहाँ पे कह सकते हो 1.14 और डिवाइड बाई अगर देखेंगे तो 1.143 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलो। अच्छा अब ये तो हो गया, अब 100 ग्राम का आप निकाल लो, तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेंड, ठीक है, मेटल या कॉपर, वो कितना हो जाएगा, तो यहां पर क्या करोगे 1.14 है तो 1.43, अब देखो जरा यहां पे अगर देखें तो 1 ग्राम का इतना आ रहा था, तो यहां पे 100 ग्राम का कितना आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर हम 100 से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, अब देखो जरा, तो यहां पर अगर देखें तो डेसिमल हटा दोगे तो 114 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा दोनों, और नीचे का डेसिमल हटा दोगे तो 143 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है, तो 11400 भागे 143, तो ये आ जाएगा 79, कितना आ जाएगा 79.72%, यानी 79.72% क्या आ गया, मेटल आ गया, कितना आ गया 79.72% मेटल आ गया। अब देखो जरा पहले वाले में, देखो पहले वाले में देखो 79.90 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है, तो 79.9 जो है ये आपका मेटल आ रहा था उसमें भी और इसमें भी यही आया, बात है इसमें नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का भी सेम ही होगा। अच्छा इसी तरीके से फिर आप जाओगे, कह रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वाले में, तो यहां एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से अगर देखेंगे कि अगर तीसरी बार कैसे बनाया हुआ भाई उसको देख लेते हैं, तो देखो यहां पे अगर देखें तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में क्या कह रहा है भाई, तो तीसरे वाले में कह रहा है इन द थर्ड केस 1.4 ग्राम ऑफ कॉपर, कह रहा है हमने 1.45 ग्राम हमने क्या लिया, कॉपर लिया,
व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन द करंट ऑफ एयर। ठीक है, कह रहा हमने कॉपर ले लिया और उसे एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो हमें 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला। तो मैंने क्या कहा, हमें ये देखना ही नहीं है कि कैसे बना हुआ, हमें ये देखना है कि कितना एलिमेंट लिया है और कितना कंपाउंड बना है, बस इतना ही हमें देखना है। क्लियर हुआ? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कह रहा 1.45 है और 1.83 बनना है। तो चलिए, तो मास ऑफ मेटल जो है, तो मास ऑफ मेटल, ठीक है, और मास ऑफ जो है मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कितना लिया गया था बताइए जरा। मेटल ऑक्साइड जो है 1.14 लिया गया था। कितना ग्राम? 1.45 ग्राम था। और उसको जब उसने एयर के प्रेजेंस में हीट किया था तो 1.83 ग्राम मिला था। कितना? 1.83 ग्राम ऑफ कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? अच्छा, अब कैसे सॉल्व करना है? फिर वही बात कर सकते हो यहाँ पे कि ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 1.83 बिकॉज 1.83 ग्राम में देखोगे तो इसमें भी कॉपर भी है यानी मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 1.83 ग्राम ऑफ, ठीक है, ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कंटेन, ठीक है, मेटल, कंटेन मेटल इक्वल टू कितना भैया? 145, यानी 145 ग्राम हमने क्या लिया था? 1.45 ग्राम हमने कॉपर लिया था, फिर उसे एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, हीट किए, तो हमें वही 1.83 ग्राम मिल गया। तो ये 1.83 ग्राम में क्या होगा? कॉपर भी होगा। कितना? तो कह रहा 1.45, ये तो लिखा है। तो 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेंड, ठीक है, कंटेंड मेटल इक्वल टू 1.45, ठीक है। देयरफॉर कह सकते हैं 1 ग्राम कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर ले रहे हो तो उसमें कितना, ठीक है, उसमें कितना मेटल होगा? तो क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे और क्या करोगे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1.45 डिवाइड बाई 1.83। बात क्लियर है? बात है इसमें। इसी टाइप से अगर हमें 100 ग्राम का निकालना पड़े तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कंटेंड मेटल इक्वल टू क्या करोगे? तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कि 1 ग्राम का अगर हमारे पास 1 ग्राम का आपका इतना आ रहा है तो 100 ग्राम का कितना आएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है कि नहीं है? तो यहां पर हम कह सकते हैं, अच्छा ग्रुप में वेट कर रहे थे? नहीं, ग्रुप में मैंने भेजा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे बार बार भेजेंगे तो बोलेंगे कि YouTube का अपना प्रचार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं इसीलिए जो है मैंने नहीं भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट कहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि क्लास में कम पढ़ाते हैं, इसको ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने नहीं भेजा। ठीक है, चलिए। और मैंने बोला था लास्ट में कि जो है आप लोग कल इतने टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, 145 डिवाइड बाय जो है 183 हो जाएगा और इनटू जो है आपका 100। तो यहाँ पर 79 पॉइंट, इसमें भी वही आ गया, यानी आंसर कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो 79.23 ग्राम आया, यानी परसेंट आया। बात है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मेटल है, तो मेटल कितना है भैया? 79.23 है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? सब में अगर देखोगे तो अब देखो अब देखो, अब शायद छोटा है, दिखे ना, दिख रहा है? देखिए यहां पर अगर देख रहे हैं तो यहां पर मेटल कितना आया है? दूसरे वाले कंपाउंड में 79.23 आया है। इसमें अगर देखेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो कंपाउंड आया हुआ है कॉपर ऑक्साइड, उसमें कार्बन कॉपर का कितना है? 79.72 है ना, 72 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है? 79.90 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
तो अप्रॉक्स क्या है, लगभग 79 79 79 सब में क्या है, वो सेम ही आ रहा है। तो वही कह सकते हैं कि ये जो ला है वो क्या करेगा, ला ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जो एक्सपेरिमेंट है वो ला ऑफ केमिकल ला ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है, आया बात में नहीं आया, बोलो। ऐसे करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड, एक ही मेथड ही है जिसमें क्या करना है, कोई भी कंपाउंड्स होगा उसका 100% निकाल लेंगे 100 ग्राम का कि कितना आएगा, उसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका देख लेंगे कितना कितना ग्राम आ रहा है। अगर सब में सेम ग्राम आ रहा है तो इसका मतलब रेशियो भी सेम ही होगा। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई। अब ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब हमारे पास आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या आ गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताओ। समझ में आ रहा सभी को। चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है उसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो पहले मैं अपना समझाऊंगा फिर अपना डिफिनीशन देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, कह रहा है हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, ये आप ना क्या करते हैं, ये रिएक्शंस कराते हो। तो कार्बन को अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कराए तो हो सकता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर ले, और ये भी होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करे। क्लियर है। यानी कार्बन को अगर हम मैंने कह सकते हैं क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, जलाते हैं इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और अगर कह सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट रहेगा यानी ज्यादा अमाउंट में लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कह रहा है कि हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, वो रिएक्शन किए, कंबाइन किए, और वो क्या कर रहे हैं, मोर देन जो है 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी 2 या 2 से जो है ज्यादा कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है। यानी 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर मास देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो इसको हम 12 कह सकते हैं। अच्छा, और इसमें अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे चले जाओ, ये 16 है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें भी कार्बन एक ही है, यानी ये 12 है, और इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो इसके में कितने हैं, 32। तो इसमें 1 कार्बन का जो मास है, यानी 1 एटम का जो मास होगा, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम जो होगा, 1 टाइप ऑफ एटम कह सकते हो, वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड हो गया, मास उसका क्या है, फिक्स होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि जो डिफरेंट मास में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी जिसका मास क्या है, डिफरेंट है। कह रहा है ऑक्सीजन अगर देखोगे तो इसका मास क्या है, डिफरेंट है, तो इनका जो रेशियो होगा, जैसे कह रहा है 16 है और इसका कितना है, 32 है, तो ये सिंपल रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं, यानी होते हैं। तो यानी ये जो 16 है और ये 32 है, देखो इसका 16 है और ये 32 है, तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो 1:2 आ गया, यानी एक सिंपल रेशियो आ गया। जैसे 1:2 आ जाए, 2:3 आ जाए, 3:4 आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल रेशियो हो गया। बात है इसमें। इसका मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे और मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें जो एक एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स होगा, जो अदर एलिमेंट्स होंगे जिसका मास डिफरेंट होगा वो डिफरेंट मास वाले एक सिंपल रेशियो में होंगे। अब उसी को अगर हमें इस सेंटेंस में लिखना हुआ तो हम कह सकते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, यानी जॉन डाल्टन ने ये दिया था। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, देखो कह रहा व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, कह रहा है 2 एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे और मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, देन मासेस ऑफ 1 ऑफ द एलिमेंट, मासेस ऑफ द 1 एलिमेंट व्हिच
कंबाइन विथ द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, यानी कह रहा है एक एलिमेंट ऐसा है, यानी जो ऑक्सीजन है वो फिक्स्ड मास ऑफ द कार्बन यानी अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, तो कह रहा है कि वो आपस में क्या करेंगे, वो सिंपल रेशियो को बेयर करेंगे, या दे आर प्रेजेंट इन अ सिंपल रेशियो। ये बात क्लियर हुई? बोलो, ये ला समझ में आया हो तो बताओ, या फिर से समझाएं, बोलो। ये समझ में आया? अब इसी टाइप से और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, यानी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन, या कह सकते हैं टू फॉर्म टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है, देन द masses ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो, तो ये फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, यानी सिंपल रेशियो में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कह रहा है कार्बन का फिक्स मास है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है और इसमें हम लेते हैं मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन या मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ले सकते हो रेशियो ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड है N2O है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक है हमारे पास NO है, और एक है हमारे पास N2O3 है, N2O3 है, और एक हमारे पास है N2O4 है, और एक हमारे पास है N2O5 है। क्लियर है? N2O5 ऐसे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है? देखो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट है जो कंबाइन किए हैं और मोर देन टू कंपाउंड का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है, ऐसा। अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू अगर बात करें तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 टू 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 16, तो इक्वल टू कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन 1 है, तो 1 इंटू कितना लिख सकते हो भाई, 14, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया, 14। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 आएगा। इसमें नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 14 है ना, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है, तो 3 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। नाइट्रोजन इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन इसमें कितना है, तो 2 है, तो 2 इंटू 14 होगा इक्वल टू 28 होगा। और इसमें देखोगे ऑक्सीजन 4 है इंटू 16 इक्वल टू 36 होगा, और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें अगर देखोगे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 14, नाइट्रोजन का 14, 28 हो जाएगा। और इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन 5 है और इंटू 16 है, तो कितना आ जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ये हमने ये देख लिया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 सब में है, एक जगह नहीं है, तो ये एक्चुअल में डाइमर के फॉर्म में होता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये होगा ना, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा, 4 इंटू 16 64 हो जाएगा, और 5 इंटू 16 80 हो जाएगा। क्लियर है? इतना आ रहा समझ? चलिए, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने N यानी नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड कर दिया।
और ऑक्सीजन का अगर देखोगे आपका कितना है, एक 16 आ गया पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना है 32 है, तीसरे वाले में 48 है, और इसमें 64 है, और इसमें कितना है 80 है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल रेशियो देखें, यानी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अगर देखें तो क्या हो जाएगा 16:32:48:64 और 80 है। अब 32 से 16 से काटोगे तो 1 आएगा, इसको काट दोगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, इसको आपका 4 आ जाएगा 16 से, और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंट मास वाला था उसका जो रेशियो है देखो फिक्स हो गया, तो 1:2:3:4:5 बात है इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, दिस फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात क्लियर है? तो ये कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच रिएक्ट विथ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट दे आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो। क्लियर है? हो गया। इसी तरीके से आया बस में। चलिए अब बात करते हैं अगला। अब यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है। अब क्वेश्चन दे दिया तो आप मल्टीपल प्रोपोर्शन जब लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या करोगे कि भैया हमको किसी वन एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो दूसरा जो एलिमेंट का मास आएगा वो क्या होगा, उसका एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो ना करता हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर हमें पूछ रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किसी एक एलिमेंट का हमें मास को फिक्स करके लेके चलना होगा, दूसरे का हमें निकाल लेना होगा। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि हमारे पास यहां पे कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, देखो जरा, कह रहा है हमारे पास द 3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 63.6 एंड उसके बाद 46.7% एंड 30.4% ऑफ नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है, कंपाउंड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 3 है, और जिसमें नाइट्रोजन एक में 63% है, इसमें इतना है, और इसमें 30.4% है। तो कह रहा है सो दैट दीज डेटा कंफर्म द, ठीक है, कंफर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। चलिए, तो यहां पर हम गिवन पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं इन फर्स्ट, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो फर्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड में अगर देखेंगे, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में देखेंगे, तो नाइट्रोजन कितना है, यानी मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ जो नाइट्रोजन है वो कितना है, तो कह रहे हो कि भैया 63.6 ग्राम है, परसेंट मतलब 100 ग्राम में 63.6 ग्राम है, कौन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन लिख लो, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100, टोटल तो 100 होगा ना, परसेंट मतलब टोटल तो 100 रहा होगा, जिसमें से नाइट्रोजन इतना है, तो ऑक्सीजन कितना हो, माइनस करो 63.6, तो टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस डेटा, तो हम ये कह सकते हैं 36.4 है ना, यानी कह सकते हैं अगर 63.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 36.4 ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, यही ना होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि 63 6 ग्राम, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इक्वल टू कितना है भैया, 36 पॉइंट जो है आपका 4 है, इतना है,
है कि नहीं है। अच्छा, ये तो इतने ग्राम का है, तो भैया कह रहा है अगर हमारे पास 1 ग्राम हो तो देयरफॉर कह सकते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन will react with ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, और क्या 36.4 डिवाइड बाय ले सकते हो 63.6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी आपका 36.4 है डिवाइड बाय 63.6 है, तो ये आ जाएगा 0.57। कितना आ जाएगा 0.57 ग्राम। बात है इसमें, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 0.57 ग्राम से रिएक्ट करेगा। ये तो हो गया पहला ऑक्साइड हो गया। अच्छा, अब इसी टाइप से हम दूसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम दूसरा लिखते हैं इन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सेकेंड में कितना है आपका नाइट्रोजन 46.7% है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो कितना है आपका 46.7 ग्राम है। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम में 46.7 वही है, तो माइनस कर लो, तो 100 ग्राम में 46.7 ग्राम क्या था, नाइट्रोजन था, तो ऑक्सीजन जो भी होगा माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 53.3 ग्राम। तो यानी 53.3 ग्राम जो है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, अब सेम टू सेम यहां से ये समझ में आता है कि 46.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 53.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ठीक है, बिकॉज, ठीक है, 46.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है, तो कह रहा है भैया 53.3 ग्राम है। क्लियर है, आए बात में? अच्छा, अब ये 46 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 46 ग्राम का है, तो भैया ये 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको लेके जाओगे तो डिवाइड कर दोगे, तो 53.3 और डिवाइड बाई, अब ये 46.7 नीचे चला जाएगा ना, तो 46.7 डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा बोलो जरा, तो 53.3 और डिवाइड बाय हो जाएगा 46.7, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपका 1.14। कितना आ जाएगा, 1.14 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, उसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वह 1.14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड वाले में देखो 30.4। अब इसी टाइप से एक्सपेरिमेंट यानी इन कह सकते हो थर्ड ऑक्साइड, यानी थर्ड ऑक्साइड में क्या है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपका 30.4% है, तो 30.4% यानी 30.4 ग्राम है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर देखोगे तो 100 में से माइनस कर दो 30.4, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 69.6, है ना, 69.6 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड ले रहे हैं तो उसमें से 30.4 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा और 69 जो है 6 ग्राम क्या होगा,
ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आया कि यानी 30.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है? 69.6 ग्राम ऑफ किसे? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज, ठीक है, यानी 30.4 ग्राम ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इक्वल टू आपका कितना है? तो कह रहा है 69.6 ग्राम है। क्लियर है? ये आ रहा बस में। चलिए, अब उसी टाइप से अगर देखें तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि हम नाइट्रोजन को हर जगह 1 ग्राम करते जा रहे हैं, यानी ये फिक्स करते जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? तो ये इसको फिर से आप उधर ले जाओ, तो 69.6 डिवाइड बाई यानी 30.4। ठीक है, तब इसको भी डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। तो 69 पॉइंट जो है आपका 6 डिवाइड बाई 30.4, तो कितना हो गया? 2.28 ग्राम आ गया। कितना ग्राम आ गया? 2.28 ग्राम आ गया। क्लियर है? 2.28 ग्राम आकर ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, बात है इसमें। तो यहां पे हमें क्या डेटा मिला कि 1 ग्राम नाइट्रोजन, हमने जितना भी देखे कैलकुलेशन किया हुआ है उसमें हमने क्या किया? हमने नाइट्रोजन को क्या कर दिया? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ये कर दिया। यहां भी हमने 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कर दिया जो फिक्स मास है, और यहां भी 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कर दिया जो कि फिक्स है। यानी एक एलिमेंट का हमने मास क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब जो अदर वाले हैं, यानी जो ऑक्सीजन है उसका देखो 0.57 आ रहा है, 1.14 आ रहा है, तीसरे वाले में 2.28 आ रहा है। तो अगर इसका रेशियो कैसा हो गया? एक सिंपल रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं करेंगे। बात है इसमें। तो यहां पर कह सकते हैं, क्या लिखोगे? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अब आ गया कंक्लूजन। नीचे ऐसे कंक्लूजन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन अगर देखें, ठीक है, या रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू एबव कैलकुलेशन, तो अगर हम एबव डेटा के अनुसार या कैलकुलेशन के अनुसार देखें तो मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ है ना किसके? फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमने कितना कर लिया है? 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम आर इन द रेशियो। अब उनका रेशियो निकाल लो। तो पहले वाले में कितना है? 0.57 है, H2 कह सकते हैं। अब यहाँ पे 1.14 है, और दूसरे में अगर देखोगे तो 2 कितना है? 28 है। अब करना कुछ नहीं है, बस क्या करोगे? 5.7 से सब में डिवाइड कर दो। तो 0.57 से इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, और इसमें डिवाइड कर दो। देखो कितना आ रहा है। तो इसका तो 1 आ गया 1 रेशियो में, और इसका कितना आ जाएगा? देखो जरा, इसका कितना आ जाएगा? तो 1.14 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.57, तो हो गया आपका 2 आ गया, है कि नहीं है? और इसके बाद 2.28 डिवाइड बाई 0.57, तो ये आ गया 4। तो 1:2:4 आ गया। इसका मतलब एक सिंपल रेशियो में है। बात है इसमें, है कि नहीं है? 1.1:2:4 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये सिंपल रेशियो में है। आया बस में? इट मीन्स दैट, ठीक है,
इट मीन दैट दिस डेटा प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। हेंस दिस डेटा, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट फॉलो, ठीक है, फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? आया पास में? तो इसी तरीके से कर लोगे, बोलो आया पास में? ठीक है, इजी था ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, बहुत ही इजी था। ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। देखो अब मैंने ये करवा दिया, आप जा करके क्या कर दोगे, आप अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अब घर पे प्रैक्टिस करना है तो ये कह सकते हो, उल्टा कर लो। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है ना, तो आप उल्टा लिखो क्या, 69.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन इक्वल टू 30.4 ग्राम। अब ऑक्सीजन को आप 1 ग्राम लेके चले जाओ, तो हर जगह वैसे ऑक्सीजन को 1 ग्राम करते चले जाओगे तो जो नाइट्रोजन का सिंपल रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो में होगा। तो चाहे आप ऑक्सीजन को 1 ग्राम यानी फिक्स रेशियो में लेके चलो, चाहे ऑक्सीजन को रेशियो में चलो फिक्स रेशियो में चलोगे तो सेम होगा, अगर न्यूमेरिकल यानी वैल्यू अगर सही दिया है तो। क्लियर है बात है इसमें? बोलो कोई डाउट, किसी को और कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। आगे बढ़ा जाए, चलिए चलिए ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं, तो ये था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली जो रूल्स यानी कह सकते हैं कि लॉ है गे-लुसाक लॉ, जो कि आपका 4 नंबर था। अब गे-लुसाक जो है वो गैसियस के लिए यानी गैसियस रिएक्शंस अगर है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसलिए इसको हम गैसियस वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे। इनका कहने का मतलब है कि भाई देखो सिंपल सा बात है कि अगर कोई गैस है यानी गैसियस जो रिएक्टेंट हैं वो अगर रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो होते हैं यानी जो गैसेस होते हैं वो एक उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। क्या होगा, यानी वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। अगर प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है तो प्रोडक्ट का भी जो रेशियो होगा वो एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा। बात क्लियर हुआ? कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, कोई गैस है, फॉर एग्जांपल बात करें कि हमारे पास EH2 है और प्लस Cl2 है, ये दोनों गैस हैं, ये ध्यान में रखना है, गैस होनी चाहिए। अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करेगा, HCl, है कि नहीं है। अब ये 2 हो गया। तो अगर देखा जाए तो यही कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है अगर वो गैसेस स्टेट में है तो इसका मतलब इसका अगर देखोगे तो इसके आगे 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम, और इसके आगे कितना है, 1 है कोफिशिएंट, तो इसको हम कह सकते हैं 1 वॉल्यूम, और ये इसके आगे कितना है, 2 है, तो इसको बोलते हैं 2 वॉल्यूम। तो जो कोफिशिएंट है बात है इसमें, तो ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:1:2 कितना है, 2 है। तो एक सिंपल रेशियो में है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि भैया ऐसा है ना कि व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस, यानी जो गैसेस हैं या तो कंबाइन करेंगे या तो फॉर्म होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, वो एक सिंपल रेशियो में होंगे। तो वही कह रहा है दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, या प्रेशर आप इंक्रीज कर दिए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये बात आ रहा है इसमें? बोलो इतना क्लियर है? यह बात समझ में? तो यही है लॉ आप कह सकते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या गे-लुसाक लॉ, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब अगला जो है यहाँ पे कह रहा है एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो एवोगाड्रोज लॉ जो है ये क्या कहता है, एवोगाड्रोज लॉ ये कहता है कि भाई देखो एकदम सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम अगर फिक्स है, जैसे मैंने कहा इतना यानी 1 लीटर हमने
क्या ले लिया, यानी ऑक्सीजन 1 लीटर हमारे पास ये है, यानी वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर है, इसमें कोई गैस आ सकता है 1 लीटर अगर गैस है तो इसमें अगर जो पार्टिकल है, चाहे हाइड्रोजन ले लो या ऑक्सीजन ले लो या हीलियम ले लो, ठीक है, या नाइट्रोजन ले लो, यानी इसमें इस वॉल्यूम में, यानी एक फिक्स वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे गैस के ना भैया वो सेम आएंगे। बात आ रहा इसमें, यानी इस कमरे में, ये समझो हमारे पास एक कमरा है, रूम है, अब उस रूम में अगर आप नाइट्रोजन गैस भर रहे हो तो जितने नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आएंगे उतना ऑक्सीजन को भरोगे तो ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल उतने ही आएंगे, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन रखोगे या नाइट्रोजन रखोगे या हीलियम रखोगे, कोई भी गैस है इस रूम में रख रहे हो तो सब एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, यानी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक सेम वॉल्यूम में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बात है इसमें, यानी अगर मैंने कहा कि ये जो है इतना एक कमरा है, इसमें अगर हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन के भी 10 ही आएंगे, हीलियम के भी 10 आएंगे और नाइट्रोजन के भी 10 मॉलिक्यूल ही आएंगे। बस इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है, एट कांस्टेंट एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 1 लीटर अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो, 1 लीटर आप हाइड्रोजन ले रहे हो, 1 लीटर या नाइट्रोजन ले रहे हो, तो उसमें सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है बात है इसमें। तो ये कह रहा है द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इसको कह रहे हैं तो वॉल्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के हो जाएगा, यानी एन क्या है भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। बस ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज ना हो। बात क्लियर है, आया बस में। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो वो था आपका अब यहां पे बात करते हैं, अगला थ्योरी आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर देखेंगे, हाँ हीलियम तो 1 एटम, देखो हीलियम आइटम से कोई मतलब है, हीलियम जो है 1 एटम है ना, तो वो H2 हो या N2 हो या O2 हो या हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन, कुछ भी हो, तो उसके उतने ही मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो है वो देखो, हाँ एक चीज और है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखो हीलियम जो है ना ये भी मॉलिक्यूल ही है। अब कहोगे सर एक ही है, तो इसको मॉलिक्यूल कैसे आप कह रहे हो, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी द एलिमेंट द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। बात है इसमें। तो हीलियम भी मॉलिक्यूल ही है लेकिन वो मोनो एटॉमिक है। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स थ्योरी क्या बोलता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो तुरंत आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये जो जॉन डाल्टन्स थ्योरी आया था वो 1808 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1808 था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अब ये तो भाई जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लिश टीचर है। सोचो ये कौन थे, इंग्लिश टीचर थे, और डिस्कवरी किस में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में। सोचो, तो यहाँ पे कह रहा है कि टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर व्हिच कुड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट फैक्ट दैट नोन एट द टाइम अबाउट एलिमेंट। तो एलिमेंट हो गया, और उसके बाद आल्सो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, और एटॉमिक जो स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको डिस्प्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने कुछ रूल्स बताए थे, यानी बताने की कोशिश किए थे। कब, 1808 में, है ना। तो इनका क्या करने का मतलब होता है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे, यहाँ मेन पॉइंट ये है, मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो, जैसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है,
देखो इनका कहने का मतलब क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से क्या होंगे, बने होंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना स्मॉल है कि इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब इनडिविजिबल है यानी अनक्यूटेबल है। तो इसका मतलब इस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स या इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल साइज हो गया, शेप हो गया एंड मास हो गया। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास जो है कि अगर सोडियम है तो सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम कहीं का भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट है तो उसमें नंबर आइटम जो होंगे वो एक ही तरीके के होंगे। और आइटम जब एक ही तरीके का होगा तो उसका चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी ले लो, या उसको हम कह सकते हैं शेप ले लो, या साइज ले लो, या मास ले लो, भैया एक का ना होगा। जैसे इसमें मान लो इस एलिमेंट में सोडियम है, तो सोडियम का बात करेंगे तो सोडियम का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं साइज क्या होगा, एक फिक्स होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी सेम होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी चाहे साइज हो, शेप हो एंड मास हो, वो सेम होंगे। सेकेंड क्या कह रहा है भाई, कह रहा आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब कह रहा मान लो हम सोडियम की जगह पर मैग्नीशियम ले ले तो मैं कहूंगा कि सोडियम का साइज अलग होगा, मैग्नीशियम की साइज अलग होगी। सोडियम की रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, इसका मैग्नीशियम का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, है कि नहीं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो डिफरेंट होगी। वही कह रहा है, और क्या कह रहा है, सही बात है। उसके बाद फोर्थ क्या रहा, एटम्स ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड नाउ कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। तो वही कह रहा है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास जो H है यानी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये रिएक्शंस करेंगे, मिलेंगे, तो H2 का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। अच्छा अगला क्या कह रहा है, व्हेन एटम्स कंबाइन विथ यानी व्हेन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी कह रहा है कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज 1:1, 2:1, 3:1 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमने अभी देखा क्या, लॉ ऑफ क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स यानी एक क्या होते हैं, एक सिंपल रेशियो में क्या होते हैं, वो बेयर करते हैं, जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपका फिफ्थ पॉइंट, ये लॉ ऑफ क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, वो मतलब बता रहा है। इसलिए जो डाल्टन्स थ्योरी है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है। यानी जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, वो या सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं। अगला कह रहा है आइटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन विद डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, जैसे कह रहा है सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, द कंबाइनिंग रेशियो बीइंग 1:1 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये तो क्या बता रहा है, ये तो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखा कि इसमें जो कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन ए डिफरेंट रेशियो, कह रहा है दो एलिमेंट अगर हैं तो वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कह रहा है कि सल्फर अगर है तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि हमने किस में पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ जाएगा, है कि नहीं है। तो यानी ये जो है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, यानी डाल्टन्स थ्योरी जो है ठीक है वो क्या करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है इन एन एटम इज द
ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो एटम्स होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो रिएक्शन में क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। या ऐसा कह सकते हो इन अदर वर्ड, होल एटम्स रेदर देन द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कह रहा है वो जो एटम्स होता है वो पूरा पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर? अगला क्या कह रहा है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो एटम्स होते हैं उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, और ना ही भाई हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बोलो आया बस में? बोलो आ रहा इसमें? हो गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा डाल्टन थ्योरी। अभी से देखो क्लास, अभी नीट में इस साल क्वेश्चन आया था, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डू नॉट एक्सप्लेन बाय द डाल्टन्स थ्योरी, यानी डाल्टन्स थ्योरी जो है वो किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो किसे, गे-लुसैक लॉ। क्या था, देखो हमने जो बात किया पॉइंट्स में, इसमें कहीं गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये गे-लुसैक लॉ को फॉलो नहीं करता, यही नीट में क्वेश्चंस आया हुआ था, है ना, इस बार इन 25 में। अब कह रहा है यहां पे अगर बात करते हैं कि द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स का क्या एटॉमिक थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, क्या दिक्कत था। ठीक है, तो पहला यहीं पे कह रहा है इट कुड देखो जरा, कह रहा है इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कर रहा है। दूसरा कह रहा है, यही क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, कहाँ आया हुआ था, नीट में। अब ये कहाँ से लिया गया सॉरी, तो ये प्रदीप का बुक है, उसमें से आया था। उसके बाद कह रहा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसी। तो कह रहा है कि भाई अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है, मास क्यों अलग हो जा रहा है, उसका साइज क्यों अलग हो जा रहा है, तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था भाई। बात है इसमें कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि सोडियम का साइज लार्ज है, मैग्नीशियम की साइज स्मॉल है, एल्युमिनियम की और स्मॉल हो जा रही है। बैलेंसी अगर देखोगे तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्युमिनियम का 3 होता है, जो कि बाद में पता चला। तो यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो ये कह रहा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस, साइज, वैलेंसी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कह रहा है कि ये जो होते हैं सेम या डिफरेंट आइटम्स होते हैं, या तो सेम या तो डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जैसे हमने बाद में बात किया, ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे, कंबाइन करते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, ये सब के बारे में, बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, अगर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा हो सकता है, मतलब शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, या क्या कर सकते हैं। वही कह रहा कि बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द आइटम्स एंड मॉलिक्यूल व्हिच अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर इन द 3 स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, यानी वंडर वाल फोर्स लगता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, वंडर वाल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन कब क्या होगा, वो उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और उसके बाद कह रहा है इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। तो यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में कोई, पार्टिकल्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बात है इसमें, तो ये था आपका, ये कह सकते हैं कि ये आपका हो गया आपका जॉन डाल्टन्स का थ्योरी। ठीक है, और उसका लिमिटेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का कहानी समाप्त हुआ। ठीक है, बोलो आगे पढ़ा जाए या बंद किया जाए, बोलो जी।
चलिए तो ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, कल जो है हम लोग देखेंगे कि जो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी मोल्स का कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।